मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के अंदर। और मंजिल तक पहुँचने के जज्बे के साथ में आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस बुक का चैप्टर 1, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ईजी भी है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए हम इसे पढ़ेंगे। जो एक्टिविटीज एनसीईआरटी में दे रखी है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी शॉर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करेंगे और जो एक्टिविटीज है वो हम शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब चैप्टर की हेडिंग पर अगर हम गौर करें तो क्या है चैप्टर की हेडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। आप अपने आसपास में कितनी सारी चीजें देखते हैं। अगर मैं बोलूँ आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या क्या दिखेगा। आप देखोगे आपके पास में दीवारें हैं, बुक्स है, टेबल है, चेयर है, पेन है और बहुत सारे अलग अलग तरीके की वस्तुएं आपको अपने आसपास में नजर आएंगी। कभी आपने सोचा है कि वस्तुएं बनी किस चीज की होती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे मैं अणुओं की या परमाणुओं की, तो आपको अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, वो हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वो सारी चीजें हम थर्ड चैप्टर के लिए छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो जिस रेफरेंस में हम यहाँ पर बात करेंगे पदार्थ किस चीज से बने हुए होते हैं, यहाँ मैं इस चीज के लिए कण शब्द इस्तेमाल करूंगी। तो हमारे पास जो ये कण है, पदार्थ है, पदार्थ के पास में जो कण है, क्या इनके कोई गुणधर्म होते हैं। तो बिल्कुल इनके गुणधर्म भी होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर इन सब चीजों पर आने से पहले हम आइए ये समझते हैं कि पदार्थ होते क्या है। अब देखो, अगर मान लो मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो ये स्क्रीन दीवार पर लगी हुई है। अब अगर मैं इस स्क्रीन को देखूं तो इस स्क्रीन ने कोई ना कोई स्थान लिया हुआ है, या फिर अगर इस पेन को मैं अपने हाथ पर रखती हूँ तो इसने कोई ना कोई स्थान घेरा है, कोई ना कोई स्पेस इसने ऑक्यूपाई करी है। उसके अलावा इस पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है किसी भी वस्तु का, कि उसके अंदर कितने कण भरे हुए हैं। द्रव्यमान कितने कण भरे हुए हैं, कितना हल्का या भारी ये पेन है। इसके अंदर जितने ज्यादा कण होंगे उतना ज्यादा ये पेन भारी होगा। तो जब भी हम पदार्थ को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी परिभाषा क्या देंगे कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। वापस बोलेंगे कि हर वस्तु जो कोई ना कोई स्थान घेरती है, वह उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो वह वस्तु आपकी पदार्थ कहलाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम आसपास के पदार्थों में क्या क्या देखते हैं, हम आसपास के पदार्थों की अवस्था। इस चैप्टर में हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं, ये उस चीज का रिवीजन दिया गया है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो वो भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पदार्थ पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम इन पदार्थों का तापमान बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो पदार्थों की अवस्थाओं पर क्या असर पड़ता है। उसके अलावा दबाव के बारे में पढ़ेंगे और वाष्पीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब आप अपने आसपास के पदार्थों में देखते हो, देखो बादल दिखता है आपको, आग दिखती है, या फिर कोई भी एक्सप्लोजन का फोटो दिया है, यहाँ पर बर्नर दिया हुआ है, एक गैस सिलेंडर दिया है, कप दिया हुआ है, टी शर्ट दिया है, बुक दिया हुआ है, टैप दिया हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पदार्थ की श्रेणी में आ रही है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ बोलते हैं। कि दुनिया में हर चीज जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, दुनिया में जो हर चीज एग्जिस्ट कर रही है हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक पदार्थ है। कुछ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना तो वो पदार्थ है। अगर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ ना तो मैं भी एक पदार्थ हो गई, पेन भी एक पदार्थ हो गया। और हमारे आसपास में विद्यमान में हर वस्तु में पदार्थ है, और हमारे आसपास में जितनी भी चीजें पाई जाती है सबके अंदर पदार्थ होता है। अब इस पदार्थ की परिभाषा क्या है, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। पदार्थ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। ठीक है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरेगी और जिसका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होगा वह वस्तु पदार्थ कहलाएगी। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हर वस्तु अगर पदार्थ है तो क्या ऐसी भी कोई चीज है जो पदार्थ नहीं है। तो हाँ, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं कहलाती है। जैसे खाने की खुशबू आ रही है आपको, खुशबू की बात कर रही हूँ मैं ना, वेपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, खुशबू की बात कर रही हूँ। तो
किसी भी चीज की सुगंध जो होती है ना, वो तो हमारा सेंस ऑफ फीलिंग है कि हम उसको सूंघ पा रहे हैं, पर वो कोई पदार्थ नहीं होती। या फिर फीलिंग्स हमारी ले लो, गुस्सा आना, प्यार करना, या फिर परेशान होना, चिढ़ना, तो ये सारी चीजें पदार्थ नहीं होती है। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या मेरा गुस्सा कोई स्थान घेर रहा है? मेरे गुस्से का कोई द्रव्यमान है? नहीं है, आप उसको नाप नहीं सकते हो। तो फीलिंग्स जो होती है, हमारे इमोशंस जो होते हैं, या फिर हमारी भावनाएं जो होती है, वो पदार्थ नहीं होती है। कणों के भौतिक गुण, अब ये जो पदार्थ है किससे मिलकर के बने हुए हैं? कणों से मिलकर के बने हुए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो पदार्थ है पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ खुद किससे मिलकर के बना हुआ है? पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मेरे पास में एक ईंट है। अब ईंट का कोई ना कोई द्रव्यमान है और ये स्थान भी गिर रही है, तो ईंट क्या हो गई है? पदार्थ हो गई है। अब सवाल ये आता है कि ये ईंट जो है एक पदार्थ तो है, लेकिन ये बनी किसकी हुई है? तो जब आप पदार्थ को जूम करोगे, आप इसको खोल करके देखोगे, मैग्नीफाइन करके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो कणों द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर आपको एटम्स नहीं बोलना, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलना, अणु परमाणु नहीं बोलना है। आपको यहाँ क्या बोलना है कि प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब इन कणों के कोई ना कोई भौतिक गुण भी होते हैं। भौतिक गुण भी है इनके, तभी तो आपको अलग अलग अवस्थाएं में चीजें मिल रही है। कोई आपको द्रव्यमान अवस्था में मिलता है, कोई आपको ठोस अवस्था में मिलता है। तो इस तरीके से जो पदार्थों के कण हैं उनकी अपने अपने भौतिक गुणधर्म भी होते हैं। तो यहाँ पर हम भौतिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं कि पदार्थ कणों से बना है। ये हमने देख लिया कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मैं बोलूंगी कि अगर एक इंसान के शरीर को आप देख रहे हो तो वो किससे बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इस प्रकार दुनिया में हर चीज, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, वो सब किससे मिलकर के बनी हुई है? कणों से मिलकर के बनी हुई है। यह सतत नहीं है, मतलब यह जो पदार्थों के कण होते हैं ना, ये सतत नहीं होते, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। हमेशा ये मूव करते रहते हैं। मूव करते रहते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पदार्थों के जो कण हैं वो अत्यंत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि अगर आप उनका विश्लेषण करना चाहते हो तो आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पदार्थ के कण को देखना चाहते हो तो आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। अब ये सतत नहीं है, ये सतत नहीं है, देखने के लिए आप क्या छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर आप एक कांच का ग्लास लो, उसके ऊपर आप नील डाल दो। घर में नील होती है ना कपड़े धोने वाली, जिससे सफेद कपड़ों को थोड़ा नीला किया जाता है पीलापन हटाने के लिए, वो वाली नील को आप एक ड्रॉप जो है नील उस ग्लास में डालो। आप क्या देखोगे कि कुछ देर बाद में जो वो नील है वो पूरा ग्लास के पानी को नीला कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको, लेकिन कंडीशन क्या है, उस ग्लास को स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। ये ग्लास है, इसमें हमने पानी भर दिया है, ठीक है। थोड़ी मैंने बोला है कि अब इस ग्लास में आपको क्या करना है? नील डाल देनी है। नील डालने पर क्या होगा? जब आपने इस ग्लास में नील डाली है तो नील आप ऊपर डालोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इस ग्लास का जो पानी है वो भी कैसे कलर का होने लग गया है? नीले रंग का होने लग गया है कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि जो नील के ये कण है ना, वो वो ऊपर वाली सतह से तैरते हुए नीचे आ गए हैं। ऊपर वाली सतह से वो ट्रेवल करते हुए, मूव करते हुए नीचे की तरफ आ गए हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि नील के जो कण थे वो सतत नहीं थे, वो गति कर रहे थे, और उनके गति करने की वजह से क्या हुआ? जो पानी था उसका रंग बदल गया। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो है उनके कण जो है वो सतत नहीं होते हैं। तो 3 भौतिक गुणधर्म हमने यहाँ से पदार्थ के क्या याद किए हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है, पदार्थ के जो कण है वो सतत नहीं है, क्या बोल सकते हैं कि वो हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा।
पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण मतलब हर पदार्थ के जो कण है उसके कुछ ना कुछ गुणधर्म है। अब आप कोई सी भी अवस्था में चले जाओ, ये गुणधर्म आपको सब में देखने को मिलेंगे। तो पहला गुणधर्म क्या है यहाँ पर, अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है यहाँ का, कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ जो है उनके कण हमेशा हिलते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, गति में रहेंगे, कभी भी ये सतत नहीं रहते हैं। यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। गति करने के लिए कभी भी कोई वस्तु अगर गति करती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा रहती है। बिना गतिज ऊर्जा के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इस चीज को आप फील कैसे कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आपने सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किया ही होगा। जब आपने हमेशा या फिर कभी ना कभी पानी का ग्लास है उसमें शक्कर या नमक घोला होगा, तो जब आप पानी का ग्लास लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं तो कुछ देर बाद आप उसको स्टर करते हैं, हिलाते हैं। चीनी को पानी के अंदर घोलने के लिए आप चम्मच को हिलाते हैं, घुमाते रहते हैं पानी में। हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद में चीनी जो है वो पानी में गायब हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, वो चीनी कहीं गायब नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपका ग्लास है और इसमें पानी भरा हुआ है और आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी। अब चीनी डाल दी हमने, नीचे जम गई वो जाकर के, लेकिन हम जब पानी को जब हम चम्मच से ऐसे हिलाते रहते हैं, चीनी और पानी को हिलाते हैं, तो ये चीनी क्या करती है, पानी में घुल जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, पानी के जो कण होते हैं ना उनके बीच में है ना, ये जो कण होते हैं एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। पानी के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। यहाँ पे मैं पानी के कण बता रही हूँ, यहाँ पे ये पानी के कण है। तो पानी के जो कण है इनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। जब मैं चीनी पानी में डालती हूँ और उसको घोलने लगती हूँ पानी में, तो चीनी के कण क्या करते हैं, चीनी के कण पानी के बीच में जो रिक्त स्थान है ना वहां चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली जगह दिख रही है ना, इस खाली जगह में क्या होगा, चीनी के जो कण है वो यहाँ आ जाएंगे। ये व्हाइट कलर के चीनी के कण है। तो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसकी जगह किसने ले ली है, चीनी के कणों ने ले ली। और आप क्या बोलते हो कि चीनी पानी में घुल गई है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हाँ वाकई में ही पदार्थ के जो कण है उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी फिर घुल नहीं पाती पानी में। या फिर आप क्या कह सकते हो कि जो चीनी है वो आपको डिसअपियर नहीं होती, कंप्लीटली गायब नहीं होती, वो आपको दिखाई देती। लेकिन चीनी क्या करती है, पानी के बीच में जो कण है उनकी जगह जाकर के उन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें जाकर के वो सेटल हो जाती है, बैठ जाती है, या फिर उन रिक्त स्थानों के बीच में जाकर के वो एडजस्ट हो जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि चीनी पानी में घुल गई है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पानी पदार्थों के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं उनके कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। इस चीज को आप कैसे फील कर सकते हो, देखो घर में आपके नल होता है, घर में नल होता है और नल से पानी निकलता है। तो देखो जब नल से पानी निकलता है, जब नल से पानी निकल रहा है तो ये पानी इस तरीके से आता है पूरा एक प्रेशर के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर जब हम नल के बीच में पानी के बीच में अपनी उंगली रख लेते हैं, इस तरीके से अगर मैं यहाँ अपनी उंगली लगाती हूँ तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी जो है दो धाराओं में विभाजित हो जाएगा। अगर पानी टपक रहा है, पानी टपकते हुए पानी के बीच में अगर मैंने अपनी उंगली रखी है तो ये पानी क्या होगा, दो धाराओं में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर मान लो ये मेरी फिंगर है, ये मेरी फिंगर है, यहाँ पर मेरी फिंगर ने क्या करा, पानी को दो भागों में बांट दिया है। पानी का जो रास्ता था वो बदल दिया है, आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया। लेकिन फिंगर के बाद में जैसे फिंगर, ये उंगली, अगर मैं इस उंगली से मैंने पानी को धाराओं को विभाजित कर दिया, लेकिन हम नीचे जाकर के क्या देखते हैं कि जो पानी है वापस अपनी धाराओं को एक दूसरे की तरफ, ये इस तरीके से धारा पूरी मिल करके नीचे की तरफ वापस पानी बहने लगता है। मतलब यहाँ पर जो मेरी उंगली ने पानी की धाराएं अलग अलग करी थी वो अलग होने के बाद में वापस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी के कण है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस वजह से आपको जो पानी क्या, किसी भी पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, अब पदार्थ जो है आपको अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है। मूल रूप से पदार्थ की जो है तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन अब तक जो है पदार्थ उसकी 5 अवस्थाएं कुल हम डिफाइन कर पाएंगे। या फिर इस चैप्टर के अंदर आपके
मूल रूप से तो 3 अवस्थाओं को ही ढंग से इलेबोरेट करके समझा करके दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर के एंड में एक प्लाज्मा अवस्था भी दी गई है। उसके अलावा एक बोस कंडेंसेट अवस्था भी होती है किसी भी पदार्थ की। तो सबसे पहले अवस्था क्या हो गई है? किसी भी पदार्थ की पहली अवस्था हो गई है ठोस, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड ठोस अवस्था क्या हो गई है? कोई भी किताब ले लो, पेन ले लो, स्क्रीन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है। अब पदार्थ की किसी भी अवस्था को ठोस अवस्था कैसे बोल सकते हैं, वो भी चीज हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था है आपकी द्रव। द्रव क्या होता है? लिक्विड। द्रव जो है आपका लिक्विड होगा, और एक है गैसीय अवस्था, जिसको हम, एक है आपकी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था है जिसको इंग्लिश में गैस स्टेट बोलते हैं। अवस्था को स्टेट बोल देंगे। चौथी है आपकी प्लाज्मा अवस्था। इसके बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे अलग से। और पांचवी अवस्था है बोस कंडेंसेट अवस्था। तो ये भी मैं आपको इसके बारे में आइडिया दूंगी कि ये होती क्या है। तो टोटल ये 5 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली हम देख रहे हैं ठोस अवस्था है। ठोस अवस्थाओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे, बता चुकी मैं आपको, पेन, टेबल, चेयर, ये सब ठोस अवस्थाओं में आते हैं। उसके बाद में आएगी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड। द्रव अवस्थाओं में कौन सी चीजें देखते हैं आप? पानी हो गई, जूस, पेट्रोल, और जूस, पेट्रोल, कैरोसिन, तेल, ये सब आपके द्रव अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे। तीसरी है आपके पास में, देखो, ऑलिव ऑयल, शैम्पू, ये सब जो है हमारे द्रव अवस्था के उदाहरण है। और चौथी है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या आ जाएगा? जो विभिन्न प्रकार की गैसेस हम हमारे आसपास में देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, या फिर गुब्बारे में जो हवा भरते हैं, वो भी गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एयरगन गैस, जिसको कंटेनर में भर के रख रखा है। और इस कैटल से भाप बन करके पानी का जो भाप बाहर आ रहा है, ये भी किस अवस्था को दर्शा रहा है? ये भी पदार्थ की गैसीय अवस्था को दर्शा रहा है। हम मानव शरीर के को भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मानव शरीर के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती है, तो आप बता सकते हो कि मानव के अंदर जो हड्डियां और दांत है, वो किसका उदाहरण है? वो ठोस अवस्था का उदाहरण है। मानव के अंदर जो रक्त बह रहा है, वो किसका उदाहरण है? रक्त, और उसके साथ में जो जल बह रहा है, वो किसका उदाहरण है? द्रव अवस्था का उदाहरण है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मानव शरीर के अंदर कौन 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 सी गैस आप लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, तो वो गैसीय अवस्था के उदाहरण हो गए हैं यहाँ। अब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था क्या है? इसके कुछ गुणधर्म है जो आपको ध्यान रखने। देखो, ठोस अवस्था, ये पेन आज इस शेप का है, कल भी इसी शेप का रहेगा। अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल भी लगाती हूँ, इस तरीके से इसको एकदम प्रेस करने की कोशिश भी करती हूँ, तो भी ये पेन क्या अपनी अवस्था, अपना, सॉरी, अवस्था नहीं, ये जो पेन है अपना आकार नहीं बदलता है। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया है ठोस अवस्था का? कि इसका आकार जो है वो निश्चित रहता है। ठोस अवस्था का आकार जो है निश्चित रहता है। आप अपनी बुक्स को देखो, ऐसा थोड़ी है कि आज वर्ग आकार की है, कल आयत के आकार की हो जाएगी, परसों त्रिभुज के आकार की हो जाएगी। या फिर आप अपनी किताबों के ऊपर जब जोर लगाते हो, तो जोर लगाने से भी क्या उन किताबों का या फिर मेज का या चेयर का आकार बदल जाता है? क्या नहीं बदलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ठोस अवस्थाएं होती है, उनका जो आकार है वो कैसा होता है? निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्थाएं में स्पष्ट सीमाएं होती है। कोई भी ठोस अवस्थाओं की आप स्पष्ट सीमाएं देख पाते हो, स्पेसिफिक बाउंड्रीज आप उनकी देख पाते हो। भाई, चेयर की भुजाएं आप देख पाते हो, या फिर जैसे मान लो कि आपके पास में ब्लॉक है, ये कोई भी मान लो लकड़ी का ब्लॉक है आपके पास में, ये लकड़ी का ब्लॉक है, तो आप इसकी सीमाओं को देख पा रहे हो, तभी तो आप इसको इसके बाहरी एनवायरमेंट से या फिर बाहरी वातावरण से अलग कर पाते हो।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जैसे गुब्बारे को देखो, गुब्बारा फटता है तो क्या हो गया, उसके अंदर की जो गैस बाहर आती है आपको दिखती है क्या? वो क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी निश्चित सीमाएं, स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। तरल की भी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती, बह जाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से, कोई स्पेसिफिक उनकी बाउंड्री नहीं होती। लेकिन जितने भी आप ठोस आकार की अवस्थाओं को देखो, ठोस अवस्थाओं क्या पदार्थों को देखोगे, तो उनकी जो सीमाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। अगर हम इस फोन की बात करें तो इस फोन की भी आपको स्पष्ट सीमाएं जो है वो दिखाई दे रही है, तभी तो आपको उसका आकार पता चल रहा है कि ये आयत आकार का है। बहुत सारी चीजों का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, चेयर का देख सकते हो, अपने बेड का, पलंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इनका आयतन जो है, इनका वॉल्यूम की दिए गए इस पदार्थ का जो आयतन है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। यहाँ पर बार बार इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में और जो द्रव अवस्थाएं होती है उनके आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो गैसीय अवस्थाएं होती है उनके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, तो उस ऑक्सीजन गैस को अगर मैं उस रूम में लाऊं ना, तो वो ऑक्सीजन गैस इस पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। और अगर इस पूरे रूम में जो ऑक्सीजन गैस है, मैं चाहूँ ना तो उसको एक इतने छोटे से कंटेनर में भी, इतने छोटे से डब्बे में भी बंद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कमरे का आयतन बड़ा है और डब्बे का आयतन छोटा है। तो सेम अमाउंट की गैस को मैं क्या कर सकती हूँ, पूरे कमरे में भी रख सकती हूँ और उसको छोटे से डब्बे में भी बंद कर सकती हूँ। तो वहां पर जो गैसीय अवस्थाएं होती है उनका निश्चित आयतन नहीं होता है। लेकिन जो आपकी ठोस अवस्थाएं हैं, सबका आयतन, जितने भी ठोस अवस्थाएं होती है सबका आयतन निश्चित होगा। दूसरा क्या है, इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। मतलब ये इनकी संपीड्यता से क्या मतलब है कि आप इनके ऊपर कितना ही दबाव डाल दो, ये अपना आकार नहीं बदलेंगे। कितना भी दबाव आप इनके ऊपर डाल दो, अपना आकार नहीं बदलेंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा कि स्पंज भी तो ठोस अवस्था का उदाहरण है, लेकिन जब हम स्पंज के ऊपर दबाव डालते हैं, बाहरी दबाव हम डाल रहे हैं, तो उसका आकार तो बदल जाता है। लेकिन जब आप उस दबाव को हटाते तो वो वापस अपनी शेप में भी तो आ जाता है, अपना आकार में वापस आ जाता है। फिर रबर बैंड, आप जब रबर बैंड को खींचते हो तो उसका आकार जो है बदल जाता है, लेकिन अपनी बाह्य बल लगाने, जब अपने बाह्य बल उसको हटाते हो तो वापस वो अपने ओरिजिनल आकार में हो जाता है। तो ये संपीड्यता होते हैं। अगर ये अपना आकार बदलेंगे भी तो किस किस रीजन से बदलेंगे, किस कारण बदलेंगे? इनके ऊपर अगर कोई बहुत ज्यादा भारी बल लगाओगे तभी अपना आकार बदलते हैं। लेकिन इनमें कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता जो होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसी वस्तु होती है जिनका आकार जो है बदल जाएगा, जैसे स्पंज है, लेकिन वो भी अपना ओरिजिनल आकार जो है बल हटाने के बाद में गेन कर लेता है। ये दृढ़ होते हैं, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। ये ठोस है ना, ये सॉफ्ट थोड़ी है, ठोस है ये। दूसरी आ गई है द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव कैसे होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं और इनमें बहाव होता है। ये बह सकते हैं, अगर पानी को आप गिराते हो तो वो बह जाता है, लेकिन अगर मैं इस पेन को गिराऊंगी तो क्या ये बह जाएगा? नहीं, ये नहीं बहता, ये तरल, ये इनमें पेन में बहाव नहीं है, क्योंकि ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं, आप उसको जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा वो, वे बर्तन का आकार लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित है। एक ग्लास पानी को अगर आप बड़े बर्तन में डालोगे ना तो उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि वो पूरा जो आपका कंटेनर है या फिर जो बर्तन है वो पूरा फुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द्रव का जो आयतन है वो निश्चित रहता है, गैसों में नहीं रहता है। ठोस का भी आयतन निश्चित होता है और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, इनका संपीड़न बहुत कम होता है। आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, इनका दबाव डाल करके आप इनका आकार जो है बदल सकते हो। गैसों में भी बहाव होता है, बह जाती हैं ये। संपीड़न बहुत ज्यादा अधिक होता है, आप इनको कितना भी दबा सकते हो। इसके अलावा क्या है, गैस जो है आप उनको दबा करके लिक्विड अवस्था में भी बदल सकते हो, और ज्यादा दबाव लगाओगे ना आप तो आप उनको ठोस अवस्था में भी बदल सकते हो। वो आगे का टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर। तो इनका संपीड़न बहुत कम होता है, इनके ऊपर, इनको कंप्रेस करा जा सकता है, दबाव दबाव इनके ऊपर डाला जा सकता है। इनकी कोई निश्चित सीमा ही नहीं होती है, कहीं पर भी फैल जाती है ये। कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लोगे, कितनी भी फैल जाएगी। इतने से बर्तन में डालोगे तो उसमें भी आ जाएगी, बड़े से बर्तन में डालोगे तो उसका भी आकार ये ले लेती है। कोई निश्चित आयतन नहीं है। मैंने आपको भी छोटे बॉक्स वाला एग्जाम्पल बताया था ना, और इस रूम का एग्जाम्पल दिया था कि इस रूम के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है आप उसको छोटे से डब्बे में भर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो ये आपकी तीन जो है फिजिकल या
आपके जो पदार्थ है उनकी 3 मुख्य अवस्थाएं हो गई है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, क्या ये पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है? पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो बदली भी जा सकती है, पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो अगली क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे आप एक पदार्थ की अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।